गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके एसएसटी के इंटरनल असेसमेंट थर्ड का रिवीजन करेंगे। अभी हमने फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन कर चुके हैं, अब हम करेंगे थर्ड का रिवीजन। इसमें पहला क्वेश्चन, ये चूज़ द करेक्ट है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको एक चूज़ करना है। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल से घिरा हुआ है? इसमें ऑप्शन है 67%, 71%, 81% या फिर 51%। तो आपको सबको पता है कि हमारी पृथ्वी का लगभग 71% पानी जो है वो जल से घिरा हुआ है। तो इसके ऊपर राइट लगा लीजिए बच्चों, 71%। सेकेंड, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? इसके भी ऑप्शन है बच्चों, भारत, फ्रांस, जापान या श्रीलंका। तो सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आते हैं? जापान में। थर्ड है, किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? इसमें है अपरदन, परिवहन, अपक्षय या निक्षेपण। चट्टान के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर किससे संग्रहित होते हैं? अपक्षय से। फोर्थ है, भारत का प्रशासन इंग्लैंड की महारानी को सौंपा गया, किस अधिनियम के द्वारा? मतलब तो यहाँ पे 4 अधिनियम दिए हैं। 1858 के अधिनियम द्वारा, 1861 के अधिनियम के द्वारा, 1865 के अधिनियम द्वारा या 1876 के अधिनियम द्वारा। इसका राइट आंसर है 1858 के अधिनियम द्वारा। फिफ्थ है, निम्न में से किस क्षेत्र में पवन अपने कार्य संपन्न करती है? इसके भी ऑप्शन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, समुद्र तटीय क्षेत्र में या फिर मैदानी क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में पवन अपना कार्य संपन्न करती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। ओके, इसका राइट आंसर है मरुस्थलीय क्षेत्र में। 6 है, भारत सचिवालय का प्रमुख क्या कहलाता है? भारत सचिव कहलाता है, वायसराय कहलाता है, गवर्नर जनरल कहलाता है या फिर सचिव? इसका राइट आंसर है भारत सचिव। भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता है भारत सचिव। ओके, ये 6 क्वेश्चन चूज द करेक्ट थे, ये आपको लर्न हो गए। अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पर। इसमें पहला, पृथ्वी का लगभग खालिस्तान प्रतिशत भाग स्थल द्वारा घिरा हुआ है। कितने प्रतिशत भाग घिरा हुआ है बच्चों स्थल के द्वारा? 29% भाग। ठीक है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपट्टी या खालिस्तान कहते हैं। भूपट्टी या उसको बाहरी परत भी कहते हैं। फिर थर्ड, जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे खालिस्तान अपक्षय कहते हैं। कौन सा अपक्षय कहते हैं? उसको भौतिक, है ना, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के टुकड़ों में टूट जाती है तो उसको हम बोलेंगे भौतिक अपक्षय। फोर्थ, असमतल धरातल के समतल होने की क्रिया को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तल संतुलन। जब असमतल धरातल समतल हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं तल संतुलन। फिफ्थ है, वायसराय की सहायता के लिए खालिस्तान सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था। तो वायसराय की सहायता के लिए कितने सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था? 4। ओके। 6, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां खालिस्तान के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां किसके हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी बच्चों? सिर्फ उसमें इंग्लैंड के हित पूरे हो रहे थे और किसी का हित उसमें पूरा नहीं हो रहा था। इसलिए इसका राइट आंसर है कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं और उद्वेदन के 2 कारण लिखिए। ज्वालामुखी समझते हो ना बच्चों? वोल्केनो। ज्वालामुखी भूपटल पर एक गोल छेद या दरार वाला खुला भाग होता है। इससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैसें, तरल लावा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख व धुआं आदि निकलता है। प्लेटों का खिसकना व भूकंप ज्वालामुखी उद्वेदन के 2 प्रमुख कारण होते हैं। क्या है ज्वालामुखी? ज्वालामुखी जो भूमि का जो पटल होता है उसके गोल छेद या दरार वाला एकदम खुला भाग होता है और उसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें निकलती है? पृथ्वी जब का अंदर का भाग जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसके अंदर से क्या क्या निकलता है बच्चों? गैस निकलती है, तरल लावा निकलता है, उष्ण जल मतलब गर्म जल निकलता है, चट्टान के टुकड़े निकलते हैं, राख, धुआं, मतलब जब भी वॉल्केनो उठता है तो इस प्रकार की सारी चीज़ें निकलती है। ये ज्वालामुखी आता कैसे बच्चों? जो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें होती हैं जो एकदम सेट होती है और जब इनकी सेटिंग बिगड़ जाती है, ये अपने स्थान से खिसक जाती है, तभी ज्वालामुखी आता है। इसके बाद है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा? तो 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। याद रखना बच्चों, कौन सा क्या आएगा इसका आंसर? कि गवर्नर जनरल का नाम बाद में क्या दे दिया गया? 1858 के बाद में वायसराय। लास्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन, मुद्रा निर्माण के प्रमुख कारकों के नाम लिखिए।
चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन क्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में सहायक कारकों में मूल हैं मूल चट्टानें, धरातली बनावट, जलवायु, समय एवं वनस्पति व जीव जंतु। मृदा मतलब समझते हैं बच्चों, मिट्टी, मतलब मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक प्रमुख होते हैं। तो मिट्टी पहले बनती कैसे है, जो चट्टानें होती है उनमें जब अपर्दन की क्रिया होती है तो मिट्टी का निर्माण होता है, और इस मिट्टी के निर्माण में प्रमुख कारक होती है मूल चट्टानें, धरातली बनावट, जलवायु, समय एवं वनस्पति व जीव जंतु। फिफ्थ क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी का निर्माण किस प्रकार होता है। नदी के अपर्दन कार्य का लक्ष्य अपने आधार तल तक पहुंचना होता है। इस झील या समुद्र के तल को जिसमें वह गिरती है नदी अपर्दन आधार तल कहते हैं। नदी अपनी घाटी को गहरा और किनारों को चौड़ा करती है जिससे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि वी आकार की घाटी का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जो नदी का अपर्दन कार्य होता है वो क्यों होता है, ताकि वो अपने आधार तल तक पहुँच सके। ये झील में या समुद्र में गिरती है नदी, यही नदी अपर्दन आधार तल कहलाता है। और नदी अपन घटना को गहरा और किनारों को चौड़ा करती है जिससे वहाँ पर किस प्रकार की घाटी का निर्माण हो जाता है, एक वी आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। 6th क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था। तो लॉर्ड रिपन को, एक ही वन वर्ड में ही लिखना है इसको कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। वही जो स्थानीय स्वशासन थे उसका वो जनक यानी कि एक तरीके से जनक पिता को कहते हैं, मतलब लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का गठन किया था। 7th क्वेश्चन बच्चों, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप आने के कारण लिखिए। भूकंप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भू तथा कंप। भू यानी कि पृथ्वी और कंप यानी जब पृथ्वी में कंपन होता है, जिसका सामान्य अर्थ है पृथ्वी का कंपन। जिस तरह किसी शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर गोलाकार लहरें केंद्र से चारों ओर प्रभावित होती है, उसी तरह भूगर्भ उद्गम केंद्र गड़बड़ी वाले स्थान से भूकंप लहरें चारों ओर फैलती है। भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उसे भूकंप केंद्र फोकस कहते हैं। मतलब इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मान लो कोई शांत जल है, चाहे वो नदी का हो, तालाब का हो या कुएं का। अब अगर आप उससे पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, सारी गोल गोल लहरें उठने लगेगी और जहाँ से वो फेंका गया है उसके चारों ओर वो प्रवाहित होने लगेगी। उसी प्रकार से मान लो पृथ्वी के अंदर कोई गड़बड़ी वाला स्थान होता है तो पृथ्वी में जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, वो अंदर वहाँ गड़बड़ शुरू होती है, तो वहाँ से जो लहरें होती है वो चारों ओर फैलती है। वो भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान से होती है उसी स्थान को हम भूकंप केंद्र कहते हैं। अब भूकंप आने के कारण क्या है, भूगर्भ में यदा कदा अचानक हलचल हो जाने के कारण पृथ्वी की सतह पर भूकंप आ जाता है। भूगर्भ समझते हो ना, मतलब पृथ्वी के अंदर का हिस्सा, जब इसके अंदर कोई हलचल होती है तो भूकंप आता है। सेकेंड है तीव्र ज्वालामुखी उद्वेदन होने पर भूकंप आता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फटता है ना, तीव्र होता है, मतलब उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है वोल्केनो की, तब भी भूकंप आता है। थर्ड है कभी कभी भूगर्भ में बनने वाली गैसों एवं जलवाष्प भी कमजोर भूपटल को हिला देता है जिससे भूकंप आते हैं। मतलब धरती के अंदर जो गैसें होती है या जो जल की भाप होती है वो भी कमजोर हो जाती है और वो पूरे भूपटल को हिला देती है, इससे भी भूकंप आता है। आपके बच्चों समझ में आया भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप आने के कारण क्या है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं। मृदा अपर्दन के कारण तथा संरक्षण के 3 उपाय हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मृदा अपर्दन कहते किसे। प्राकृतिक शक्तियों या मानवीय क्रियाओं द्वारा मृदा के आवरण को हटाने या नष्ट करने को मृदा अपर्दन कहते हैं। हाँ, मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, मान लो कोई प्राकृतिक शक्ति है या कोई मानव द्वारा की गई कोई क्रियाएं हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि मिट्टी का जो ऊपर का आवरण होता है वो या तो हट जाता है या वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम मृदा अपर्दन कहते हैं। इसके कारण है, पहला तो है कि पशु द्वारा अत्यधिक चराई एवं मानवीय द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भूमि से वनस्पति का आवरण हट जाता है। तेज वर्षा व तेज पवन द्वारा मृदा की ऊपरी परत के मृदा कण जो कि मानव व जीव जंतुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है बह एवं मुड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त अत्यधिक उर्वरकों व कीटनाशक का प्रयोग एवं अनियंत्रित सिंचाई के कारण भी मृदा का अपर्दन होता है। अतः मृदा अपर्दन के मुख्य कारण मानव जीव जंतु एवं प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। हाँ, तो क्या बताया है मृदा अपर्दन में कि इसके कारण क्या है कि अगर मान लो पशु हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी चराई की जाए जिससे क्या होगा, वनों की अंधाधुंध कटाई होगी, है ना, बहुत ज़्यादा उनको चराएंगे। मानव द्वारा क्या होगा, इससे वनों को बहुत ज़्यादा काटा जाने लगेगा, भूमि से वनस्पति का आवरण भी हट जाएगा। और तेज वर्षा, जब मान लो बहुत ज़्यादा वर्षा होगी या बहुत ज़्यादा हवा चलेगी तो मृदा की जो ऊपरी परत है उसमें जो मृदा के कण हैं वो बह जाएंगे और उड़ जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, जो उर्वरक हैं और कीटनाशक हैं उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा,
सिंचाई भी अनियंत्रित होगी, इसके कारण मृदा का अपरदन होता है। मतलब मृदा अपरदन के मुख्य कारण मानव, जीव जंतु एवं प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। तो मृदा अपरदन तो देख लिया, अब हमें इस मृदा को संरक्षित कैसे करना, मतलब इसको बचाना कैसे। इसके भी 3 उपाय हैं। सबसे पहले हमें वनों का संरक्षण करना होगा, फिर हमें वृक्षारोपण करना होगा और फिर हमें भूमि का उद्धार करना होगा। वनों का संरक्षण कैसे करेंगे आप? जो वृक्ष की जड़ें हैं मृदा पदार्थों को बांधे रखती है, मतलब पेड़ की जो जड़ें होती है वो क्या करती है, मृदा पदार्थों को बांधे रखती है। वृक्षों की सड़ी गली पत्तियां मृदा को उपजाऊ बनाती है, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक होता है। मतलब जो पत्तियां सड़ गल के खिल जाती है वो बाद में खाद का काम करती है, वो मिट्टी को क्या करती है, और ज़्यादा उपजाऊ भी बनाती है। इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट जो था बच्चों, वनों का संरक्षण। सबसे पहले हमें क्या करना है, मृदा संरक्षण को करने के लिए वनों का संरक्षण करना है। उसके बाद हमें वृक्षारोपण करना है। नदी, घाटियों, बंजर भूमियों तथा पर्वतीय ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय है। इसके द्वारा मरुस्थलों के विस्तार को रोका जा सकता है। मतलब वृक्षारोपण करने के लिए क्या होगा कि जो नदी की घाटियाँ हैं या बंजर भूमियाँ हैं या कोई पर्वतीय ढाल है, उन पे हमको पेड़ लगाने होंगे। यही मृदा संरक्षण का एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसके द्वारा क्या होगा, जो रेगिस्तान है या मरुस्थल है, हम उसके विस्तार को रोक सकते हैं। 3rd नंबर पर हमें भूमि का उद्धार करना है। जल द्वारा बनी उबड़ खाबड़ भूमियों को समतल बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मतलब पानी का बहाव जब आता है तो भूमि कैसी हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है। अब उस उबड़ खाबड़ भूमि को यदि हम समतल बना दें तो भी हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा, मृदा अपरदन क्या है, उसके कारण क्यों होता है मृदा अपरदन, उसको हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, और इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट है वो पढ़े हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, उसके कारण और उसके संरक्षण। 9th नंबर का क्वेश्चन, समुद्र की लहरें किस तरह अपरदन और निक्षेपण का कार्य करती है। समुद्र का जल कभी शांत नहीं रहता, वह लहरों, धाराओं और ज्वार भाटा के रूप में सदैव गतिशील रहता है। लहरें अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। आपने देखा होगा बच्चों, समुद्र वो कभी भी ऐसा चुपचाप नहीं बैठता है, उसमें से लहरें आती है। इसीलिए कहा गया है कि समुद्र का जल कभी शांत नहीं रहता है, उसमें लहरें आती है, उसमें ज्वार भाटा आते हैं, उसकी धाराएं हमेशा गतिशील रहती है। ये जो लहरें रहती हैं वो अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। अब हमें ये पढ़ना है कि अपरदन, परिवहन और निक्षेपण होते क्या है। अपरदन, समुद्र की जो शक्तिशाली लहरें होती है वो निरंतर तटीय भागों पर स्थित कठोर चट्टान पर प्रहार करती है। मतलब समुद्र में से लहरें आती है, वो तट पर आती है और वो जो चट्टानें रहती है तट पर, उनके ऊपर प्रहार करती है, मतलब तेजी से आती फिर जाती है। अपरदन के इस कार्य में चट्टानों के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े तथा बालू के कण लहरों के साथ औजार का कार्य करते हैं। इसके कारण चट्टानों के अपरदन से समुद्री वृक्ष, समुद्री गुफाएं आदि का निर्माण होता है। मतलब जब वो इतनी ज़्यादा तेजी से आती है तो क्या होता है, चट्टानों में अपरदन की क्रिया होने लगती है, उससे समुद्री गुफाएं, समुद्री वृक्ष आदि का निर्माण होने लगता है। उसके बाद में आता है निक्षेपण क्या है। समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत सपाट और समतल तटों पर निक्षेपण का कार्य संपन्न करती है। इसके परिणाम स्वरूप तटों पर पुलिन मतलब बीच रोधिका व लेगुन आदि होते हैं, इस तरह कृतियों की रचना करते हैं। मतलब जो समुद्र की लहरें होती हैं वो एकदम सपाट और समतल तटों पर निक्षेपण का कार्य करती है। मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े पे नहीं करती, जो बिल्कुल एकदम सपाट होते हैं उन पर निक्षेपण का कार्य करती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तट पर स्थलाकृतियों की रचना होती है, मतलब स्थल जैसी आकृतियाँ उसमें बनने लगती हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन, 1858 ईस्वी के अधिनियम में लिए गए निर्णय बताइए। 1858 ईस्वी में जो अधिनियम लिया गया था उसके निर्णय बताने हमें। ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को लागू करते हुए सर्वप्रथम 1858 में एक अधिनियम पारित किया था जिसे 1858 का अधिनियम कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ ये ध्यान रखना है कि 1858 का अधिनियम क्या है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा था, अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को लागू करते हुए उन्होंने सबसे पहले 1858 में एक अधिनियम पारित किया था जिसे हम 1858 का अधिनियम कहते हैं। इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए थे, इसमें 3 निर्णय लिए गए थे। एक पहला निर्णय था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया जाए। मतलब भारत में जो अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करी थी, हमें उसके प्रशासन को समाप्त करना है। दूसरा, भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया जाए। मतलब अब पहले कंपनी ने पूरी बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी, लेकिन अब कंपनी से लेकर किसके हाथ में दे दी, सीधे इंग्लैंड की महारानी के। थर्ड, वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया और इंग्लैंड की महारानी को ही भारत का प्रतिनिधि भी बना दिया गया। ये सारे अधिनियम में निर्णय लिए गए थे जो हमारे देश के हित के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थे। बाद में इसका बहुत विरोध भी हुआ। लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, सेना के पुनर्गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पुनर्गठन मतलब 11th क्वेश्चन, सेना के पुनर्गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो भारत में पुनः सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र न उठा सके, इसलिए भारतीय सेना को संगठित एवं सुदृढ़ किया गया ताकि वह अंग्रेजी सामान्य के प्रसार एवं रक्षा में अपना योगदान दे सके। मतलब भारत में जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सके थे, है ना। जितने भी सैनिक थे मतलब वो इतने ज़्यादा वो नहीं थे कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठा सके, इसलिए भारतीय सेना को फिर से संगठित और सुदृढ़ किया गया ताकि वह अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार एवं रक्षा में अपना योगदान दे सके। इस उद्देश्य से सेना ने परिवर्तन किए। क्या क्या परिवर्तन किए? भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं इसकी परिषद का निर्माण किया, है ना। मतलब जो भारतीय प्रशासन थे उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या करा कि इंग्लैंड में भारत के सचिव और उसकी परिषद का निर्माण भी किया गया। फिर भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। इसमें पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेना को अंग्रेजी सेना में मिला लिया गया। दूसरा, सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी और यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। तीसरा, सेना में जातिवाद के आधार पर नियुक्ति आरंभ कर दी। चौथा, सेना में प्रांतीय निष्ठा की भावना भड़काकर पंजाब, गढ़वाल, कुमायूं, सिख, राजपूत एवं मराठा जैसी रेजिमेंटों का गठन भी किया गया ताकि सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत ना हो सके। क्या क्या काम किए उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी में यूरोपीय सेना को अंग्रेजी सेना में उन्होंने मिला दिया, ठीक है। दूसरा, उन सेनाओं में उन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी और इसके स्थान पर ज़्यादा सैनिकों की भर्ती, कौन से सैनिकों की? यूरोपीय सैनिकों की भर्ती उन्होंने की। सेना में उन्होंने बाद में जातिवाद के आधार पर नियुक्तियां प्रारंभ कर दी, मतलब जो अपॉइंटमेंट हुए उसमें कास्ट सिस्टम उन्होंने लागू कर दिया। और सेना में उनकी प्रांतीय निष्ठा की भावना भड़काकर उन्होंने कहाँ का पंजाब, गढ़वाल, कुमायूं, सिख, राजपूत एवं मराठा जैसी रेजिमेंटों का गठन भी उन्होंने किया ताकि सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत हो सके। ठीक है बच्चों, ये 11 क्वेश्चन थे थर्ड असाइनमेंट के, ये आप लोग लर्न कर लेना। ओके बच्चों, गुड नाइट।